हेलो, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज मेरे पास आपके लिए है असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस। इनको अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर इनको हम नहीं समझेंगे सो हम पेपर में इनका आंसर सही नहीं कर पाते, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डीप स्टडी की अगर है तो आप क्वेश्चन इजीली समझ पाएंगे एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन का आंसर नहीं बना पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से। सो चलिए, असर्शन कहता है परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। यह कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है। सो स्टूडेंट, सिंपल सी भाषा है बिल्कुल। असर्शन क्या है? परिवार एक व्यवस्था का समूह के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल करता है। परिवार जो है सदस्यों से मिलकर परिवार बनता है और परिवार से मिलकर ही क्या बनता है? समाज बनता है। सो ये एक व्यवस्था है हमारे समाज की जो चली आ रही है हमेशा से। परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। हर परिवार की अपनी एक व्यवस्था होती है जिसको वो बनाए रखता है, बनाए रखना चाहता भी है। सो क्योंकि यह कुछ अंशों का समूह है। देखिए, परिवार में सदस्य रहते हैं तो वो हो गया एक कुछ अंशों का समूह, और जिन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए परिवार के सदस्यों का कॉपरेशन होना जरूरी है, उनका सपोर्ट होना जरूरी है। सो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इनको समन्वित किया जाता है। सो असर्शन और रीज़न दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ए और आर दोनों सही हैं क्योंकि असर्शन भी सही स्टेटमेंट है और उसका रीज़न भी जो है वो सही है। सो आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। ए और आर दोनों सही हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कथन क्या कहता है? ऊन और रेशम के लिए एसिड डाई उपयुक्त है क्योंकि। रीजन में देखिए, एसिड डाई ऊन और रेशम में पाए जाने वाले अमाइनो ग्रुप्स के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाती है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं क्योंकि देखिए, ऊन और रेशम जो हैं उनके लिए एसिड डाई उपयुक्त है क्योंकि ऊन और रेशम दोनों क्या हैं? प्रोटीन फाइबर हैं, एनिमल फाइबर हैं, प्रोटीन से बना रेशा है। सो इसके लिए एसिड डाई उपयुक्त है। बिल्कुल सही बात है, इस पर एसिड का इफेक्ट नहीं होता है। जो एसिड डाई है वो इन इस फाइबर को हानि नहीं पहुंचाती है क्योंकि एसिड डाई ऊन और रेशम में पाए जाने वाले अमाइनो ग्रुप्स के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाती है। ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि ऊन और रेशम देखो प्रोटीन फाइबर हैं, तो प्रोटीन की आधारीय बेसिक जो यूनिट है वो क्या है? वो अमाइनो एसिड्स हैं। सो अमाइनो ग्रुप्स के साथ मिलकर जो एसिड डाई है वो क्या करती है? आयनिक बॉन्ड बना लेती है। सो इसीलिए इस डाई को क्या माना जाता है? ऊन और रेशम के लिए उपयुक्त माना जाता है। सो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। स्टेटमेंट ए और आर दोनों सही हैं। सो इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, हमें कूट में डी में मिल रहा है इसका राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी आप लगा लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका। हजर्शन बोलता है अतिसार के रोगी को प्रोबायोटिक से आहार्य हस्तक्षेप करने की सलाह दी जाती है क्योंकि प्रोबायोटिक की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ आंतों में सूक्ष्म जीवों को परिवर्तित करते हैं। देखिए, इसमें असर्शन में बोला गया है अतिसार के रोगी को प्रोबायोटिक से आहार्य हस्तक्षेप करने की सलाह दी जाती है। देखिए, पहले तो ये समझिए कि प्रोबायोटिक जो है वो कौन से फूड होते हैं? प्रोबायोटिक वो फूड होते हैं जो यीस्ट से बनते हैं, जैसे आपके योगर्ट बनता है आपके, और कर्ड हो गया आपके, और चीज़ है। सो ये जो है ये प्रोबायोटिक फूड्स में आते हैं। प्रोबायोटिक्स जैसे जो होते हैं ये जिंदा बैक्टीरिया होते हैं इनमें, और ये क्या करते हैं? ये अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं। और ये क्या करते हैं? आपके जो हैं आपके जो सूक्ष्म जीव हैं, प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया हैं वो आपके आंतों में जो पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव है उनको परिवर्तित कर देते हैं क्योंकि
जो प्रोबायोटिक जो आहार है वो एक गुड बैक्टीरिया है जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और जो आंतों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या कर देते हैं, वो परिवर्तित कर देते हैं। सो ये दोनों ही बातें आपकी सही हैं, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। सो अतिसार के रोगी को प्रोबायोटिक से आहार या हस्तक्षेप करने की सलाह दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों को परिवर्तित करते हैं आंतों में पाए जाने वाले। सो दोनों ही बातें सही हैं। सो आपके इसके अंदर ऑप्शन नंबर आ जाता है ए और आर दोनों सही हैं। सो इसमें आपके ए और आर दोनों सही है, कूट में मिल रहा है, कूट ए में। सो ये दोनों ही बातें आपके सही हैं, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। एजर्शन क्या कहता है, पकाए हुए खाद्यान्न के तापमान पर परोसने से पहले होल्डिंग समय अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए ताकि वह खतरे वाले क्षेत्र 18 डिग्री सेल्सियस से 62 डिग्री सेल्सियस में ना आए, क्योंकि पकाए हुए खाद्यान्न का तापमान परोसने से पहले अधिक नहीं होना चाहिए, इससे गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो खाना हमने पका लिया है, कुक्ड फूड जो है, उसको बनाने के बाद और हमारे प्लेट तक आने तक का जो उस दौरान का बीच का समय है, उसको बोलते हैं होल्डिंग टाइम। यानी हमने कोई फूड है उसको कुक कर लिया, और जब तक हमने उसको नहीं खाया, जब तक हमने उसको खाने के लिए नहीं परोसा, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं होल्डिंग टाइम। सो उस पर अच्छी तरह क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ताकि वो क्या खतरे वाले क्षेत्र में ना आए। खतरे वाला क्षेत्र इन्होंने क्या बताया, 18 डिग्री सेल्सियस से 62 डिग्री सेल्सियस में ना आए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हमने फूड को कुक कर लिया है और उसको खाने में हमने इतना गैप डाल दिया है कि वो फूड जो है वो ख़राब होने की स्थिति तक पहुंच रहा है। खतरे वाले क्षेत्र मीन्स कि ख़राब होने की स्थिति तक पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि पकाए हुए खाद्यान्न जो भी होते हैं उनका जो तापमान है परोसने से पहले ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स कि इतना नहीं होना चाहिए कि जब तक हम उसको खा रहे हैं तब तक वो ख़राब हो चुका है, या फिर कुछ कुछ ख़राब होना शुरू हो गया है, या फिर ख़राब होने की स्थिति आ चुकी है। इससे इसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, एजर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आपके जो इसका रीज़न है वो एजर्शन का पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं करता। स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण जो एक पूरी तरह से स्पष्टीकरण की अगर बात की जाए तो जो आपके रीज़न जो है वो एजर्शन का पूरी तरह से क्लैरिफाई उसको नहीं कर रहा। सो ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का संपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजर्शन क्या कहता है, शिशु के जन्म के पश्चात पहले कुछ दिनों तक स्रावित होने वाले कोलेस्ट्रम से शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्मित होती है। एजर्शन बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि आपके शिशु के जन्म के बाद माँ से निकलने वाला जो 2-3 दिनों तक जो मिल्क है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और क्योंकि कोलेस्ट्रम में गामा ग्लोबुलिन्स और विटामिन ए की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। बिल्कुल सही है ये भी बात, क्योंकि कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबुलिन्स की मात्रा अधिक होती है, विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। सो ये क्या करता है, आपके बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। सो ये जो बात है दोनों ही इसकी सही है। शिशु के जन्म के पश्चात जो निकलता है वो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है, उसको कोलेस्ट्रम नाम से जाना जाता है। ये आपके 2 से 3 दिन तक निकलता है। जो येलो कलर का मिल्क होता है ये, और 10 to 14 ml इसकी जो क्वांटिटी है वो निकलती है। सो आप के बच्चों की जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और इसमें सर्वाधिक मात्रा में आपके विटामिन ए और प्रोटीन पाया जाता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। सो इसके अंदर आपके इसीलिए इसको अच्छा माना जाता है बच्चे के लिए, और ये बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर आपके इसमें आ जाता है ए और आर दोनों सही हैं। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन किस में आ रहा है आपके सही,
ए और आर दोनों, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। कूट में सी ऑप्शन जो है वो सही है, ए और आर दोनों। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है, एजर्शन क्या बोलता है, लीनो बुनाई निम्न मजबूती, सिकुड़ना एवं फिसलन में बढ़ोतरी दर्शाती है। सो देखिए, ऐसा नहीं है कि लीनो बुनाई है जो उसकी जो लीनो बुनाई जो है उसकी मजबूती निम्न होती है या फिर उसमें वो फिसलन को बढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और लीनो बुनाई प्लेन बुनाई से रचित खुली जाली का कपड़ा होता है, ये भी बिल्कुल जो है आपके बात सही नहीं है। लीनो बुनाई जो प्लेन बुनाई है ये भी नहीं है, और आपके ये खुली जाली जैसा कपड़ा होता है ये भी बात बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी बुनाई जो होती है वो खुली जाली जैसा कपड़े जैसी नहीं होती है। सो इसके अंदर दोनों ही बातें जो हैं वो गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों ही गलत है। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, टेरी टॉवल के कपड़े की रचना सबसे अधिक सोखने वाली होती है। देखिए जर्शन क्या है इसका, टेरी टॉवल का जो कपड़ा है उसकी रचना अधिक सोखने वाली होती है। यहाँ सोचनी नहीं है, आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर सोखनी है, मीन्स एब्जॉर्प्शन जो पावर होती है उसकी बात की जा रही है। सो हम जानते हैं टेरी टॉवल का जो कपड़ा होता है वो उसमें एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्योंकि यह कटी हुई पाइल है इसीलिए पानी सोखने वाली सतह अधिक होती है। देखिए, अगर हम टेरी टॉवल के कपड़े की जो पाइल्स है, ऊपर जो उठे हुए रोए हैं, अगर उनको हम काट देंगे, अगर कटे हुए पाइल्स होंगे तो उसमें सोखने की क्षमता अधिक कैसे हो जाएगी, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो बिना कटे हुए पाइल्स की वजह से ही होती है, क्योंकि उसके उठे हुए जो रोए होते हैं वो उसको उसकी सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। सो आपके यह कटी हुई पाइल है इसीलिए पानी सोखने वाली सतह अधिक होती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सो आपके इसके अंदर ए तो आपके एजर्शन जो आपका बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही बोला जा रहा है। टेरी टॉवल के कपड़े की जो इस तरह की उनकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की उनकी बुनाई होती है कि वो उसमें सोखने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन अगर पाइल्स उनकी काट दी जाए तो उनकी सोखने की क्षमता अधिक होती है, ऐसा नहीं है। सो आपके ऑप्शन एजर्शन सही है, रीज़न रॉन्ग है। सो ए सही है और आर गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपकी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इसी तरह मेरे साथ बनिए रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।